दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस वेट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। वेटनरी के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भोजन के प्रमुख अवयव, यानी भोजन के कितने अवयव हैं और किन अवयवों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और कौन से अवयव उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज अपन कंप्लीट अवयवों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य अवयव यानी भोजन के पोषक तत्व कितने होते हैं? मुख्य यानी 6 पोषक तत्वों की संख्या पाई जाती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनसे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि जो बाकी के जो बचे 3 विटामिन, खनिज लवण और जल, इनसे क्या होती है? ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं? उपापचय के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य संपन्न करते हैं। यानी 3 में कोई सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके द्वारा सर्वप्रथम ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। वसा क्या होती है? ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं। जबकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। तो देखिए, ये 6 पोषक तत्व है, कार्बनिक व अकार्बनिक खाद्य पदार्थों से निर्मित होते हैं। कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्वों से निर्मित होते हैं। देखिए भोजन के प्रमुख अवयव। या पोषक तत्व है। कितने होते हैं? यानी 6 पोषक तत्व होते हैं। मुख्य भोजन के 6 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? किससे निर्मित किससे होते हैं? यानी ये 6 पोषक तत्व कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, जिनमें आते हैं, पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है वसा। तीसरा आता है प्रोटीन। चौथा आता है विटामिन। पांचवा आता है खनिज लवण। छठवा आता है जल। यानी कितने होते हैं पोषक तत्व? भोजन के पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 होते हैं। अपन खाद्य पदार्थों में देखें, खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करें तो भी अपन को 6 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और अगर भोजन में शरीर में देखे जाए तो शरीर में भी क्या होते हैं? 6 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। जबकि जो खनिज लवण होते हैं और जो जल होता है वो अकार्बनिक पदार्थों से। खनिज लवण और जल किससे? अकार्बनिक पदार्थों से। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी कार्बनिक पदार्थों से, वसा भी किससे? कार्बनिक पदार्थों से, प्रोटीन भी किससे? कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है, और विटामिन भी किससे? कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। जबकि जो खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं वो क्या इससे निर्मित होते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। यानी देखिए, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही क्या होते हैं? ऊर्जा के, यानी इनके पाचन से क्या होती है? ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यानी ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल,
इनसे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यानी ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो कार्य क्या करते हैं, यानी उपापचय की जो क्रियाएं होती है, पाचन के तंत्र, जो पाचन की क्रिया होती है, उसमें जो भी उपापचय होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों के उपापचय के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन सी उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये इनका क्या करते हैं, इनकी पाचन की भूमिका निभाने का कार्य करते हैं, इनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। यानी ऊर्जा का क्या होता है, प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट से अपन को क्या होती है, प्राथमिक तरीके से यानी प्रथम ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा क्या होते हैं, वसा ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं, ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं। वसा क्या होती है, ऊर्जा की प्रचुर स्रोत होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी 1 ग्राम अणु से कितनी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि वसा से क्या होती है, 1 ग्राम अणु से, 1 ग्राम वसा के अणु से कितनी, यानी कार्बोहाइड्रेट की 2.25 गुनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी। यानी वसा से कितनी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, प्रोटीन। यानी इससे इसके जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अणु से कितनी, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु प्रोटीन का और कार्य क्या होता है, यानी जो भी अंगों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा ही होता है, बिल्डिंग का निर्माण करने का। इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप। यानी शरीर के जो भी अंग होते हैं, अंगों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन ही जिम्मेदार होती है। प्रोटीन देखिए, यानी जीवित ऊतकों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीवित ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन होती है, जीवित ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन। यानी जो जीवित ऊतक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। जबकि मृत ऊतकों में कौन सी पाई जाती है, मृत ऊतकों में केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। मृत ऊतकों में केराटिन प्रोटीन, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, सींग हो गए, त्वचा हो गई, इनमें कौन सी प्रोटीन, केराटिन। जबकि जो जीवित ऊतक हो गए, शरीर के अंग हो गए जो जीवित होते हैं, उनमें कौन सी, कोलेजन प्रोटीन जो सर्वाधिक पाई जाती है। अंडे में कौन सी, अंडे में पूछे तो एल्बुमिन, अंडे में एल्बुमिन। आगे और भी होते हैं प्रोटीन, जो आगे प्रोटीन का वर्गीकरण में अपन वर्गीकृत करके सही तरीके से अपन पढ़ेंगे।
यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। वसा क्या होते हैं, ऊर्जा के प्रचुर स्रोत होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, ऊर्जा के अंतिम स्रोत होते हैं। और क्यारे क्या करते हैं, बिल्डिंग अप का निर्माण का कार्य यानी अंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीवित ऊतकों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन, जबकि मृत ऊतकों में कौन सी, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जबकि ये ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं। खनिज लवण भी क्या करते हैं, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और जल भी क्या करते हैं, जल भी क्या करता है, उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके कार्य भी क्या है, यानी जो भी शरीर की क्रियाविधि होती है उन क्रियाविधियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है। अब अपन पढ़ते हैं, यानी इनका निर्माण किन पदार्थों से होता है, कार्बनिक पदार्थों से, यानी कार्बनिक पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं उनसे निर्मित होता है। जबकि अकार्बनिक पदार्थों से कौन से, खनिज लवण। खनिज लवणों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती है, जल में भी कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती है। यानी जो भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं उनका निर्माण किन पदार्थों से होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। इनमें किसकी उपस्थिति होगी, कार्बन परमाणु की उपस्थिति होगी। जबकि शेष दो बचे उनमें क्या होती है, कार्बन परमाणु की उपस्थिति नहीं होती है। खनिज लवण और जल, इनमें कार्बन परमाणु की उपस्थिति नहीं होती है। जबकि ऊर्जा के आधार पर कितने होते हैं, ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं, 3 होते हैं। बाकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भी कितने होते हैं, 3 ऊर्जा के स्रोत होते हैं और 3 ही क्या करते हैं, शरीर की जो भी उपापचय क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने वाले होते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं, पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2O का होल ट्वाइस N। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2ON। यानी और निर्माण किससे होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का अर्थ देखें तो क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2O का होल ट्वाइस N। निर्माण देखिए किन से होता है, कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है और ऑक्सीजन। इन तीनों तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए N की जगह अपन क्या कुछ संख्या रख सकते हैं, यानी N परमाणुओं की संख्या। जैसे N की जगह अपन रखें 6 रखें तो क्या हो जाता है, C6H12O6, जो किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। इसी प्रकार अपन कार्बोहाइड्रेट की एकलक इकाई क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की एकलक इकाई यानी सेकेराइड या शर्करा। कार्बोहाइड्रेट की एकलक इकाई क्या होती है, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। यानी सभी कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें कितना अनुपात होगा, 2:1 में होंगे। जबकि परंतु क्या होते हैं, 2 कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इस अनुपात का पालन नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 कार्बोहाइड्रेट, एक तो होता है रिमनोज, रिमनोज होता है एक डेक्स्ट्रो राइबोज। एक तो रिमनोज होता है और दूसरा क्या होता है, डेक्स्ट्रो राइबोज, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है जो 2:1, इस अनुपात का पालन नहीं करते हैं। इन दोनों कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, रिमनोज और डेक्स्ट्रो राइबोज में क्या होता है,
कि 2:1 नहीं पाया जाता है, जबकि जो सारे कंप्लीट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। जबकि ये क्या है, इसके अपवाद है। ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, शर्करा की इकाई के आधार पर, यानी शर्करा की जो एकलिक इकाई होती है उसके आधार पर क्या किया गया है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। यानी एक तो होते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरे होते हैं ओलिगोसेकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। यानी शर्करा की इकाई के आधार पर क्या किया गया है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। देखिए वर्गीकरण, पहले देखिए मोनोसेकेराइड, इनमें क्या होती है, शर्करा की एक ही इकाई उपस्थित होती है। यानी जो शर्करा होती है उसकी क्या होती है, एक ही इकाई उपस्थित होती है। दूसरे आते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इनमें शर्करा की इकाई कितनी होती है, 2 से 10 तक, 2 से 10 इकाइयां होती हैं किसकी, शर्करा की। अगला आता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, शर्करा की 10 से अधिक इकाइयां होती हैं। यानी शर्करा की 10 से अधिक इकाइयां होती हैं। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, यानी शर्करा की इकाई के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण। शर्करा के आधार पर, शर्करा की इकाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होती है, शर्करा की एक इकाई होती है, जबकि ओलिगोसेकेराइड में क्या होती है, शर्करा की 2 से 10 इकाइयां होती हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड में 10 से अधिक होती हैं। अब देखिए मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में क्या होंगी, शर्करा की एक इकाई होगी। देखिए इसमें भी अलग अलग आते हैं, जैसे 3 कार्बन की शर्करा, ट्रायोस शर्करा, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की ट्रायोस शर्करा, जिसका एग्जाम्पल है गिल्सरेल्डिहाइड। गिल्सरेल्डिहाइड क्या है, 3 कार्बन की शर्करा है, जो सबसे छोटी या कम कार्बन की श्रृंखला है। दूसरी आती है टेट्रोज, टेट्रोज शर्करा, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 कार्बन की संख्या होती है। यानी 4 कार्बन की शर्करा किसमें पाई जाती है, जो प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा में कौन सी पाई जाती है, इरिथ्रियोल। चार कार्बन की श्रृंखला कहां पर पाई जाती है, प्लेसेंटा में। कौन सी होती है, इरिथ्रियोल। इस शर्करा किसके द्वारा, यानी कहां पर, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में जब बुर्शेला का जो जीवाणु होता है वो क्या, जब प्रेगनेंसी के समय प्रवेश कर जाता है तो बुर्शेला का जो जीवाणु होता है वो इस शर्करा को खाने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो इरिथ्रोटोल शर्करा होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एबॉर्शन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। किसमें, लास्ट ट्राइमेस्टर में। अगली आती है पेंटोज शर्करा। यानी 5 कार्बन युक्त, किसमें पाई जाती है, डीएनए व आरएनए में। किसमें उपस्थित होती है, डीएनए व आरएनए में। आरएनए में कौन सी, राइबोज शर्करा,
डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अगला आता है हेक्सोज, यानी 6 कार्बन की श्रृंखला। हेक्सोज में कौन सी आती है? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एक आती है 7 कार्बन की हेप्टोज, जिनमें कितने कार्बनों की श्रृंखला होती है? 7 कार्बन की हेप्टोज। इसमें क्या होती है? सीडो हेप्टुलेज। कौन सी शर्करा होती है? सीडो हेप्टुलेज। यानी इन शर्कराओं में, यानी इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? HAMP। HAMP पथ पढ़ेंगे जब कार्बोहाइड्रेट की जब पाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें अपन HAMP पथ पढ़ेंगे। उस पथ में क्या होता है? यानी जब डाइसेकेराइड होता है, उस डाइसेकेराइड का जब पाचन होता है तो यानी इन शर्कराओं का निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हेक्सामोनोफॉस्फेट शंट। ट्रायोस शर्करा किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोस शर्करा किसका उदाहरण कौन सा है? इरिथ्रोटोल, जो कहां पर पाई जाती है? प्लेसेंटा में पाई जाती है। जिसका जब बुर्सेला का जो जीवाणु होता है, बुर्सेला वो क्या करता है? जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जब इरिथ्रोटोल होती है किसमें? प्लेसेंटा में। तो प्लेसेंटा में जो इरिथ्रोटोल शर्करा होती है इसको पचाने का कार्य कर जाता है बुर्सेला जीवाणु। तो जिससे क्या हो जाते हैं? जो भी पाचन कर जाता है, जिससे जो प्लेसेंटा होती है उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है जो अवरुद्ध हो जाती है, और जिससे जो बफेलो होते हैं, भैंस, गाय भैंस, उनमें क्या हो जाता है? एबॉर्शन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अगली आती है पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए व आरएनए में पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। हेक्सोज शर्करा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है, जिसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। यानी 3 शर्कराएं पाई जाती हैं हेक्सोज में, जबकि हेप्टोज में सीडो हेप्टुलेज यानी 7 कार्बन की श्रृंखला होती है। तो अपन देखते हैं अपन ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को क्या नाम से जानते हैं? डेक्सट्रोज के नाम से। इसको किसमें पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज शर्करा यानी किसमें पाई जाती है? फलों में। इसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। या बनाना शुगर। यानी फ्रूट शुगर, बनाना शुगर। और इसका दूसरा नाम क्या है? लिवोलोज। लिवोलोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। जबकि गैलेक्टोज को किस नाम से जानते हैं? ब्रेन शुगर के नाम से। ब्रेन शुगर। मस्तिष्क की शर्करा कौन सी होती है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कौन सी होती है? मस्तिष्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। और किसमें पाई जाती है? दूध में भी ये शर्करा पाई जाती है। दूध में भी, दूध में भी क्या होती है? उपस्थित होती है। ग्लूकोज को किस नाम से? रक्त शर्करा के नाम से।
दूसरा नाम क्या है, इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर या बनाना शुगर या लिओलोस शर्करा के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोज को किस नाम से, ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, जो किस में पाई जाती है, दुग्ध में पाई जाती है। एक आता है मैनिटोल और इनोसिटोल। ये भी कितने कार्बन की श्रृंखला होती है, यानी 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। यानी शर्करा की इकाई क्या होती है, एक ही होती है। मैनिटोल क्या करता है, यानी ऑस्मेटिक डायूरेटिक है। ऑस्मेटिक डायूरेटिक का कार्य कौन करता है, मैनिटोल। यानी प्रासरण दाब को बढ़ाकर क्या करता है, मूत्र के जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, या तीव्र गति से बाहर निकालने का कार्य करता है। इनोसिटोल किसमें पाया जाता है, जो सुअर का जो सीमन होता है उसमें पाया जाता है। जो क्या करता है, सीमन का प्रासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करता है। यानी सीमन का प्रासरण दाब बनाए रखने का कार्य करता है। ये अपन के क्या थे, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ट्राइज हो गया, ट्राइज का उदाहरण है ग्लिसरेल्डिहाइड। टेट्रोज इरेथ्रिटोल शर्करा जो कहां पर पाई जाती है, प्लेसेंटा में। पेंटोज जो कहां पर पाई जाती है, डीएनए व आरएनए में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। हेक्सोज शर्करा यानी 6 कार्बन युक्त शर्कराएं कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और मैनिटोल हो गया, इनोसिटोल हो गया। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी अंगूरों की शर्करा भी किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। फ्रक्टोज को बनाना शुगर, फ्रूट शुगर या लिओलोस के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर और किस में पाई जाती है, दुग्ध में पाई जाती है। हेप्टो शर्करा किसमें, सीडोहेप्टुलेज यानी 7 कार्बन की श्रृंखला होती है। अब आगे आते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कौन सा अपन पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड यानी जिसमें शर्करा की 2 इकाइयां होती हैं। डाइसेकेराइड में क्या होंगी, शर्करा की 2 इकाइयां। यानी शर्करा की 2 इकाइयां होंगी। जब भी जल अपघटन होगा शर्करा का, तो उसमें 2 अणु, एकल शर्करा का मोनोसेकेराइड के 2 अणु निर्मित होते हैं। जैसे देखिए माल्टोज, दूसरा आता है सुक्रोज, तीसरी आती है लैक्टोज। ये किसके हैं, डाइसेकेराइड के उदाहरण। माल्टोज शर्करा का निर्माण जब माल्टोज शर्करा का अपघटन होगा तो किसका निर्माण होगा, 2 मोनोसेकेराइड शर्कराओं का निर्माण संपन्न होता है। यानी कौन कौन सी, ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण होता है। जब अपन माल्टोज का जल अपघटन करवाएंगे तो कौन सी शर्कराएं, मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। दोनों अणु कौन से होते हैं, ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या करवाते हैं अपन, जल अपघटन। सुक्रोज का करवाते हैं तो सुक्रोज से भी 2 अणु प्राप्त होते हैं। एक तो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तीसरा आता है लैक्टोज। लैक्टोज का भी जल अपघटन करवाते हैं तो एक तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यानी जब भी अपन डाइसेकेराइड का अपन जल अपघटन करवाते हैं तो डाइसेकेराइड से 2 मोनोसेकेराइड शर्कराओं का निर्माण होता है।
यानी माल्टोज से किसका निर्माण होगा, जल अपघटन होगा, तो 2 ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण संपन्न होता है। सुक्रोज से किसका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। लैक्टोज से किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। जो माल्टोज होता है उसका दूसरा नाम क्या है, माल्ट शुगर, माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। माल्टोज को किस नाम से, माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इस शर्करा का उपयोग किसमें किया जाता है, जो बियर वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए माल्ट शुगर काम में ली जाती है। यानी बियर में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, माल्ट शुगर काम में ली जाती है। यानी माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणु उपस्थित होते हैं इस शर्कराओं में, इसी के द्वारा बियर का निर्माण संपन्न किया जाता है। सुक्रोज को किस नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। शुगर या कॉर्न शुगर, यानी सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, टेबल शुगर या कॉर्न शुगर के नाम से भी जानते हैं। जबकि माल्टोज का दूसरा नाम क्या है, माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज किसमें उपस्थित होती है, दुग्ध में, यानी दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो कौन कौन से यौगिक बनते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। दुग्ध का स्थायी संगठन भी क्या होता है, लैक्टोज होता है। जबकि परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है, वसा। वसा क्या है, दुग्ध का परिवर्तनशील घटक होता है। आगे आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, यानी जिसमें शर्करा की समान इकाइयां उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। जिनमें शर्करा की असमान इकाइयां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसमें तो क्या होंगी, होमो में तो क्या होंगी, शर्करा की समान इकाइयां, इनमें क्या होंगी, शर्करा की असमान इकाइयां। यानी शर्करा की क्या होंगी, असमान इकाइयां होंगी। जैसे इसमें तो ग्लूकोज की कई एकलक इकाइयां मिलकर क्या करते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जबकि हेट्रो में क्या होगी, एक ग्लूकोज की हो सकती है, एक फ्रक्टोज की हो सकती है। इस प्रकार से अलग अलग शर्करा की इकाइयां हो सकती हैं और जो क्या करते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, 10 से अधिक शर्करा की इकाइयां उपस्थित होंगी। तो देखिए अपन ट्रिक के माध्यम से अपन होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड को याद करते हैं। ट्रिक क्या है, अगला इन से स्टार्ट, अगला इन से स्टार्ट। यानी होमोपॉलीसेकेराइड की ट्रिक क्या है, अगला इन से स्टार्ट, अगला इन से स्टार्ट। यानी अब देखते जाइए, यानी कौन कौन सी होमोपॉलीसेकेराइड है। ए का मतलब एगार, एगार यानी शैवालों से प्राप्त या शैवालों क्या कहते हैं, एगार। यानी किससे प्राप्त होता है, लाल शैवालों से। जो कार्य क्या करता है एगार, ये बुल्क परगेटिव का कार्य करता है। यानी कार्य क्या करता है, बल्क परगेटिव।
बल्क फर्गेटिव का कार्य करता है, यानी दस्तावर का कार्य करने का कार्य करता है। दूसरा आता है गैसे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? होमोपोलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च। यानी एनिमल स्टार्च के रूप में किसको जानते हैं? ग्लाइकोजन को, जिसका संग्रहण कहां पर होता है? यकृत व मांसपेशियों में। संग्रहण पूछे तो संग्रहण कहां पर होता है? यकृत व मांसपेशी में। इनसे क्या आता है? इंसुलिन। इनसे क्या आता है? इंसुलिन। से क्या आता है? सेल्यूलोज। स्टार्च से क्या है? स्टार्च, जो किसका संग्रहण पदार्थ है? पादपों का। यानी पादपों में संग्रहित पदार्थ क्या है? स्टार्च, जबकि एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये तो क्या थे? होमोपोलीसेकेराइड की एग्जांपल। शर्करा की इकाइयां क्या होती हैं? एक समान होती हैं, यानी शर्करा की जो भी इकाइयां होंगी, जो भी पॉलीसेकेराइड होगा, उस अणु में क्या होगी? शर्करा की समान इकाइयां उपस्थित होंगी। इसका ट्रिक क्या है? अगला इनसे स्टार्ट, यानी अगला ए का मतलब एगार, गला का मतलब ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, जिसका संग्रहण कहां पर होता है? यकृत व मांसपेशियों में संपन्न होता है। इनका मतलब इंसुलिन, से मतलब सेल्यूलोज, स्टार्च से मतलब पादप का जो संग्रहित भोज्य होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। अगले आते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड। हेट्रोपोलीसेकेराइड में क्या होते हैं? इनमें असमान इकाइयां होती हैं, यानी शर्करा की असमान इकाइयां होती हैं। हेट्रोपोलीसेकेराइड की ट्रिक क्या है? हेली पे मग, यानी ट्रिक क्या है? हेट्रोपोलीसेकेराइड की हेली पे मग। हे का मतलब हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ली का मतलब लिग्निन, पी का मतलब पैक्टिन, मैं का मतलब म्यूसिलिन, गे का मतलब गम्स या गोंद। यानी हेट्रोपोलीसेकेराइड के क्या क्या उदाहरण है? हेली पे मग, यानी हे का मतलब हेमीसेल्यूलोज, ली का मतलब लिग्निन, पे का मतलब पैक्टिन, मैं का मतलब म्यूसिलिन और गे का मतलब गम्स। पैक्टिन क्या करता है? डिहाइड्रेशन को रोकता है, पादपों में डिहाइड्रेशन को। यानी पादपों में डिहाइड्रेशन का कार्य रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन के द्वारा। जबकि लिग्निन क्या होता है? मर्त भाग, पादप के मर्त भाग में उपस्थित होता है। पादप का जो मर्त भाग होता है उसमें बाहुल्यता से उपस्थित होता है। यानी पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के थे, एक तो थे होमोपोलीसेकेराइड, दूसरे क्या थे? हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड में शर्करा की इकाइयां क्या थी? समान शर्करा की इकाइयां थी, जबकि हेट्रोपोलीसेकेराइड में क्या थी? असमान शर्करा की इकाइयां थी। ट्रिक क्या था?
अगला इन से स्टार्ट, यानी एगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवालों से प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या होता है? बुलक परकेटिव का कार्य करता है, यानी दस्तावर का कार्य करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, जिसका संग्रहण कहां पर होता है? यकृत और मांसपेशियों में। इनका मतलब इनुलिन, से के मतलब सेलुलोज, स्टार्च का मतलब पादप में संग्रहित खाद्य पदार्थ को किस नाम से? स्टार्च। जबकि हेट्रोपोलिसेकेराइड में क्या होता है? असमान इकाइयां होती है। ट्रिक क्या थी? हेली पे मग, यानी हे का मतलब हेमिसेलुलोज, ली का मतलब लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? पादपों में, पादपों का जो मर्द भाग होता है उसमें सर्वाधिक या बाहुल्यता से पाया जाने वाला पदार्थ होता है। पेक्टिन क्या होता है? पादपों में डिहाइड्रेशन को रोकता है। जबकि मग, म्यूसिलिन और गम्स यानी गोंद, इनमें भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? हेट्रोपोलिसेकेराइड होते हैं। ये अपन का कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण था, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।